हेलो स्टूडेंट्स, डेली फैक्ट्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। रोजाना इस प्रकार का वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो। चलिए अपने बात करते हैं आज के फैक्ट के बारे में। आज का जो फैक्ट रहता है वो अपन ने चूज किया है बोरोन पोषक तत्व के बारे में। आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप पहले इसका अध्ययन कीजिए। अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको ये सारे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल एग्रीजोन बीकानेर के नाम से सर्च कीजिए और वहां पर इसको ज्वाइन करके आप पढ़ सकते हैं। अब देखो, बोरोन पोषक तत्व के बारे में ऑल टू जेड जानकारी आपको मैं मुहैया करवाता हूं, यानी प्रोवाइड करवाता हूं। कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं कि सर आप हिंदी वर्ड को कम से कम यूज किया करें, या टिपिकल टाइप के कुछ वर्ड्स का यूज करता हूं मैं। आदत है अपनी, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश के साथ तो पंगा ही लेते हैं। सीधी सी बात है भाई। देखो, पौधों में बोरोन पोषक तत्व की बात करें तो बोरोन एक लिथोफाइल पोषक तत्व है। लिथोफाइल का मतलब कि देखो बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे चैल्कोफाइल होते हैं, सिड्रोफाइल होते हैं, उसके बाद में एनिमोफाइल्स होते हैं, बायोफाइल्स भी होते हैं। ये लिथोफाइल है। लिथोफाइल पोषक तत्व या तो ऑक्साइड के अंदर होगा या अपने किसी भी प्रकार से वो सिलिकेट्स के साथ बाउंड होगा और निश्चित आयन के रूप में रहेगा। एस और एफ ब्लॉक के अंदर पाया जाता है। लिथोफाइल तत्व ये अर्थ क्रस्ट भूपपड़ी के अंदर अपने को आसानी से मिल जाता है। वे तत्व जो भूपपड़ी के अंदर आसानी से मिल जाते हैं या सिलिकेट क्ले खनिजों के अंदर मिल जाते हैं, लिथोफाइल तत्व कहलाते हैं। बोरोन भी एक लिथोफाइल तत्व है और जो सिलिकेट क्ले खनिजों से प्राप्त हो सकता है। फिर देखो, बोरोन पौधों को BO3- या H3BO3- या तो बोरेट आयन के रूप में या बोरिक अम्ल के रूप में पौधे को मिलता है। फिर अगर बात करें तो बोरोन पोषक तत्व का मिट्टी में स्रोत क्या होता है, तो मिट्टी में स्रोत टर्मेलाइन होता है। बीटी टर्मेलाइन, जैसे कि अलग अलग के अलग अलग होते हैं। नाइट्रोजन का स्रोत होता है वो कार्बनिक पदार्थ होता है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो फास्फोरस का स्रोत एपेटाइट होता है। पोटेशियम का स्रोत ऑर्थोक्लेज होता है। इसके बाद में अगर देखा जाए मैग्नीज का स्रोत पायरोल्यूसाइट होता है। मैग्नीशियम का स्रोत डोलोमाइट होता है, फेल्सपार होता है। इसके बाद में अपने बात करें कैल्शियम का स्रोत, तो कैल्शियम डोलोमाइट से भी मिल सकता है, जिप्सम भी मिल सकता है, चूना से भी मिल सकता है। तो ये अलग अलग स्रोत होते हैं। वैसे ही बोरोन का स्रोत अपने टर्मेलाइन होता है। मोलिब्डेनम का स्रोत ओलिवाइन होता है। अब देखो, बोरोन पादपों में कैल्शियम के अवशोषण और उपयोग में सहायक होता है। अब हमने पढ़ा होगा आप सबने कि कैल्शियम और बोरोन के जो लक्षण होते हैं वो अपने को टॉप प्लांट के ऊपरी भागों पर अपने को दिखने को मिलते हैं। बोरोन और कैल्शियम जो होते हैं वो पौधों में अगतिशील होते हैं। अगर मृदा की बात करें तो जिंक अगतिशील होता है। पादपों की बात करें तो कैल्शियम और बोरोन अगतिशील होने के कारण अपने को टॉप पर लक्षण दिखाई देते हैं। तो बोरोन का पहला जो काम होता है वो कैल्शियम का अवशोषण करवाएगा, साथ में उसका उपयोग को भी सुगम बनाता है। दूसरा काम देखो, यह कैल्शियम और पोटास जो दो पोषक तत्व हैं, कैल्शियम और पोटास। कैल्शियम क्या काम करता है, तो सर कोशिका विभाजन में सहायक है, कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, प्रोटीन निर्माण में भी सहायक है। उसके बाद में पोटेशियम क्या करता है, तो सर पोटेशियम जो है वो अपने ये तो प्रत्यक्ष रूप से रोग प्रतिरोधकता, कीट प्रतिरोधकता लेकर आता है, रंध्रों को खोलने और बंद करने का काम करता है। अगर पोटेशियम की कमी हो जाए तो लीफ स्क्रोचिंग हो जाती है। तो दोनों ही पोषक तत्व जो होते हैं अगर ये कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो ये हानिकारक और अपने प्रभाव है वो डाल सकते हैं। इसीलिए बोरोन अगर पर्याप्त मात्रा में रहता है तो कैल्शियम और पोटेशियम भी जी टिका के बैठे रहते हैं। ये भी उछल कूद नहीं करते हैं, क्योंकि देखो कैल्शियम कम हो गया मतलब या तो फल फट जाएगा या ऊपरी अपने जो शीर्ष कलिका है उसकी मृत्यु हो जाएगी, विभजोतक कोशिकाएं हैं वो खराब हो जाएगी, तो या अपने बीज निर्माण ही नहीं होगा। जैसे अपने मूंगफली होती है उसमें पॉपिंग हो जाती है। और पोटेशियम अगर ज्यादा हो गया, कम हो गया तो इससे भी पौधे को दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए कैल्शियम और पोटेशियम दोनों का संतुलन बना के रखता है कौन, बोरोन। पहला काम कैल्शियम का अवशोषण और उपयोग दोनों को संतुलित करता है ये। फिर दूसरा, पोटेशियम और कैल्शियम का जो अनुपात होता है उसको भी ये नियमित बना के रखता है ताकि किसी प्रकार का नुकसान न हो। फिर देखो, बोरोन जो है वो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। इसके बाद में कोशिका का विभाजन करता है
और यह नाइट्रोजन का स्त्रीकरण में भी सहायक है, क्योंकि दलहनी फसलों में जड़ ग्रंथि निर्माण में ये सहायक होता है। जड़ ग्रंथि राइजोबियम के द्वारा बनाई जाती है और फिर ये नाइट्रोजन स्त्रीकरण भी करता है, क्योंकि देखो जो नाइट्रोजिनेज और हाइड्रोजिनेज एंजाइम होते हैं, राइजोबियम नाइट्रोजन तो ले लेता है, पर नाइट्रोजन लेने के बाद में नाइट्रोजन का रिडक्शन होता है, नाइट्रोजन अवकरण होता है, जिसमें नाइट्रोजिनेज और हाइड्रोजिनेज एंजाइम है वो काम करते हैं, वहां पर बोरोन की सख्त आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए जड़ ग्रंथि निर्माण करने में भी यह आवश्यक होता है। फिर देखो बोरोन जो है वो पुष्प का निर्माण करता है, क्योंकि ये पादप का अंतिम भाग, शीर्ष भाग क्या होता है, पुष्प। अब पुष्प के बाद में फल का निर्माण भी करता है, बीज का निर्माण भी करता है, उसमें परागण की क्रिया, पराग नली और पराग कण को जीवित रखने का काम करता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तथा स्टार्च का संश्लेषण भी करता है। फिर देखो प्रजनन क्रियाओं के लिए आवश्यक तत्व है। आपने सुना होगा कि बोरोन की कमी से गेहूं का जो पराग कण है वो नपुंसक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि पराग कणों को क्या चाहिए अंकुरित होने के लिए? पराग नली पर, वर्तिकाग्र पर पराग नली उत्पन्न होने के लिए उसको भोजन चाहिए, और भोजन देने का काम कौन करता है? बोरोन करता है। फिर देखो नेक्स्ट आता है कि बोरोन जो है वो पैक्टिन, एटीपी, डीएनए और आरएनए के संश्लेषण में भी सहायक है। यहां पर सर पैक्टिन, एटीपी, एडीपी भी आ जाएगा, डीएनए भी आ जाएगा, आरएनए भी आ जाएगा। तो इसमें एक चीज कॉमन निकल कर आ रही है, कौन? फॉस्फेट। कौन आ रहा है? फॉस्फेट। अब यहां से बात निकल कर आएगी, आगे बताऊंगा मैं। बोरोन विभज्योतकी ऊतकों को, यानी मेरिस्टेमिक टिश्यूज होते हैं, उनकी वृद्धि के लिए और उनके विकास के लिए भी उपयोगी होता है। आप जानते हो कि 3 प्रकार के मेरिस्टेम टिश्यू पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर, जहां पर वृद्धि होती है, मोटाई में वृद्धि होती है, लंबाई में वृद्धि होती है, जड़ों में वृद्धि होती है, 3 जगह पर वृद्धि होती है। तो उन सब के लिए भी बोरोन जरूरी होता है। बोरोन जो है वो अधातु, नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है, अधातु तत्व है जो इनोसिटोल का फॉर्मेशन करता है। अब ये इनोसिटोल क्या है? देखो मायो इनोसिटोल एक विशेष प्रकार का तंत्र है जिसके अंदर फास्फेट का ऊर्जा के रूप में संग्रह होता है। आपने पढ़ा है कि फास्फोरस जो होता है वो एनर्जी करेंसी है, वहां पर इनोसिटोल का निर्माण होता है। और इनोसिटोल, मायो इनोसिटोल एक तंत्र है पूरा ही जो कि फास्फेट संग्रहण का कार्य करता है। मायो इनोसिटोल जो होता है वो फास्फेट संग्रह करता है, जो कि बोरोन संग्रह करवाता है। और बोरोन संग्रह करवाएगा तो यानी सर जिसमें भी फास्फेट नाम आएगा, डीएनए में फास्फेट आता है, आरएनए में फास्फेट आता है, एटीपी में फास्फेट आता है, एडीपी में फास्फेट आता है, यानी इन सब के अंदर बोरोन भी क्या हो जाता है? इंक्लूड हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में देखो बोरोन जो है वो कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च निर्माण तथा स्थानांतरण के अंदर भी सहायक होता है, पोटेशियम की सहायता करता है। अब देखो कमी के लक्षण और इससे होने वाले विकार। कमी के लक्षण किन किन पौधों पर सबसे पहले दिखाई देते हैं, यानी ये इसके सूचक पौधे हैं। बरसीम, रिजका, सलजम, अमरूद, गाजर और नाशपाती, गोभी के अंदर क्या होते हैं? लक्षण इसके पहले दिखाई देते हैं। फिर देखो पादप की ऊपरी कलिकाएं यानी शीर्ष जो एपिकल टिश्यू है, एपिकल बड है, वो क्या हो जाएगी? मर जाएगी। दूसरी बात अपने करें तो पादप तने कई बार फट जाते हैं। अगर कमी ज्यादा हो जाए तो पादप तने भी क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं। और पादपों का जो मध्य भाग होता है, पादपों का मिड जो भाग होता है वो क्या हो जाता है? इस प्रकार से यहां से रोटन होकर गड़ के वो पादप फिर क्या हो जाएगा? इस प्रकार से बांका हो जाएगा, वापस लटक जाएगा। और अपने बात करें तो अधिकता और कमी दोनों के अंदर ही पादप भागों की या पादप की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि ये सूक्ष्म पोषक तत्व है। और सूक्ष्म पोषक तत्वों का जो अधिकता का प्रभाव होता है वो विषैला होता है। कमी के कारण तो पौधा मरेगा ही मरेगा, अधिकता के कारण भी पौधा है वो मर जाता है। सूक्ष्म पोषक तत्व अम्लीय पीएच पर अधिक होते हैं मोलिब्डेनम को छोड़कर। मोलिब्डेनम एकमात्र ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसकी पीएच सांद्रता बढ़ने के साथ साथ सांद्रता बढ़ती जाती है। अब देखो इसमें क्रांतिक स्तर होता है। अगर मृदा के अंदर ये 0.5 ppm से कम ही होना चाहिए, ज्यादा हो गया तो फिर ये अधिकता में आ जाएगा। पादप के अंदर देखा जाए तो 1 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखो नेक्स्ट अपने बात करते हैं विकार की। तो फूल गोभी में क्या हो जाती है? वो ब्राउन हो जाती है, बोरोन की कमी से ब्राउनिंग हो जाता है। फिर सर उसमें होलो स्टेम हो जाता है। होलो मतलब खोखला, स्टेम मतलब तना खोखला हो जाता है। कब होगा? जब नाइट्रोजन की तो अधिकता और बोरोन की क्या हो जाए?
कमी हो जाए तो ये क्या हो जाता है, ये सर होलोस्टेम हो जाता है। फूल गोभी में ब्राउनिंग और होलोस्टेम दोनों ही बोरोन की कमी से होता है। अंगूर में हैन एंड चिकन सर ये रोग कैसा, फूल के अंदर फूल जो होगा या पुष्प जो गुच्छ होगा उसमें रोटनिंग हो जाती है और वो अपने को दिखाई देता है मुर्गी के चिकन जैसा, ऐसे याद कर लेना। तो वो हैन एंड चिकन होता है, ठीक है। हम कहते हैं कि इनके जो लक्षण होंगे वो टॉप भागों में ही दिखाई देंगे। फिर देखो अंगूर में मिलार्डेन जो हो जाता है, जब अपने बात करें तो एक अनियमित प्रकार की बेरी मिलना मिलांडेज होता है। फिर देखा जाए तो आम और आंवला में इंटरनल नेक्रोसिस हो जाता है, आंतरिक उत्तक्ष्य हो जाएगा, अंदर से गलना स्टार्ट हो जाता है। फिर अपने बात करें चुकंदर में हार्ट रोट हो जाएगा और तंबाकू के अंदर टॉप सिकनेस आ जाएगी, टॉप का भाग है वो क्या हो जाएगा, गड़ जाएगा या उसके अंदर कमजोरी पड़ जाएगी। फिर सूरजमुखी में चैफिनेस आ जाती है इससे। अनार और टमाटर में फलों का फटना, देखो जहां पर भी फल फटना, ब्राउनिंग और फलों का सड़ना आ जाए वहां पर ज्यादातर बोरोन ही होता है। फिर रिजका में इससे पीलापन आ जाता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। केले में फलों का गुच्छा जो होता है वो हल्का बनता है, ठीक है। अब अपने बात करें तो सर इसकी आपूर्ति हम ऊपर से किससे कर सकते हैं। देखो बोरिक अम्ल किसी भी फॉर्म में डाला जा सकता है, ज्यादातर जो है वो टांकण, सुहागा, बोरेक्स या अपने बात करें सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम पेंटाबोरेट, सोडियम ट्राइबोरेट, सोडियम ऑर्थोबोरेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक। इसका बोरेक्स का सूत्र क्या होता है, तो बोरेक्स जो होता है उसका सूत्र होता है Na2B4O5 OH4 एंड 8H2O। यहाँ पर 3 भी आ सकते हैं, यहाँ पर 5 भी आ सकते हैं, मैंने पहले बताया पेंटा, ट्राई, डाई कोई भी आ सकता है, सब में अलग अलग बोरोन होता है। बट अगर अपने बोरेक्स की बात करें तो बोरेक्स में बोरोन जो होता है वो 11.36% होता है। कहीं कहीं पर आपको 10.8 भी मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको 21.3% भी मिलेगा। तो वो जो बोरिक अम्ल होता है उसके हिसाब से हो जाता है। अगर आपको ये इनके परमाणु जो अपने बात करें परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार पता है तो जो आपको निकालना है बोरोन पोषक तत्व आपको निकालना है, तो बोरोन का परमाणु द्रव्यमान और कुल परमाणु द्रव्यमान इंटू 100 करते ही परसेंटेज आ जाएगा आपके। कोई भी किसी भी मैटर से अगर आप निकालना चाहते हो परसेंटेज, जैसे आपको अगर परेशानी हो रही हो कि पोषक तत्व अपने उर्वरकों में पोषक तत्व ज्ञात करने हैं, तो उसमें परेशानी अगर आपको हो रही है तो इस चीज से आप ज्ञात कर सकते हैं। ये था आज का फैक्ट, कल फिर मिलेंगे। ऐसे ही फैक्ट्स को रोजाना पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।